नमस्ते, मैं हूं किशोर रजवानी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज भारत के किस वार से चीन चित हो गया, लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मन गैंग पर कैसे शिकंजा कस गया, पुतिन के जनमत संग्रह पर नई जंग कहां छिड़ गई और किम जोंग उन का परमाणु प्लान क्या है। खबर है कि रूस के यूक्रेन में अपने और 3 लाख सैनिक उतारने के फरमान के बाद अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां पुतिन के पीछे लगा दी हैं। अमेरिका को डर है कि अब पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, वो वाकई परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। इसलिए अमेरिका पुतिन की हर चाल पर नजर गड़ाए बैठा है ताकि वक्त रहते रूस के परमाणु हमला करने की भनक लग सके और उससे निपटने की तैयारी पहले से ही की जा सके। बताया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के चीफ यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर रूस की सेना पर नजर रखने के लिए कमर्शियल सैटेलाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि अगर रूस परमाणु बम दागने की तैयारी करे तो अमेरिका को तुरंत पता चल जाए। इतना ही नहीं, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बसा रूस का कलिनिनग्राद प्रांत भी रडार पर है। वहां होने वाली एक एक हलचल को बारीकी से देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलिनिनग्राद हाइपरसोनिक मिसाइलों और दोहरे इस्तेमाल वाले हथियारों का गोदाम है। हाल के सालों में रूस ने कलिनिनग्राद में अपनी मिसाइल स्टोरेज साइट काफी अपग्रेड की है, जिससे पश्चिमी देशों को आशंका है कि वहां रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा है। असल में इस महीने यूक्रेन की सेना के सिर उठाने के बाद रूस को वहां तगड़ा झटका लगा है और ऐसा लग रहा है कि पुतिन बुरी तरह झल्ला गए और पुतिन के मोबिलाइजेशन ऑर्डर के पीछे भी उनकी बौखलाहट को ही वजह माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने एक बार फिर ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी थी। वैसे यूक्रेन पर हमला करने से पहले भी पुतिन ने अपनी परमाणु ताकत का दम भरा था और जंग छिड़ने के बाद से वो रह रहकर अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसे में कहीं इस बार पश्चिमी देश पुतिन की चेतावनी को गीदड़ भभकी न समझ लें, इसलिए पुतिन ने इस बार धमकी देने के साथ ये भी कह दिया कि ये कोई झांसा नहीं है। और यह हाल तब है जब अमेरिका पुतिन को परमाणु हमला करने पर खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है। और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सल्लिवन साफ साफ कह चुके हैं कि रूस के परमाणु हमले का जवाब अमेरिका भी देगा। अमेरिकी सांसद लिंची ग्राहम ने भी चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो वो नेटो पर भी हमला होगा। इतना ही नहीं, मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने रूस में रह रहे अमेरिकियों को वहां से तुरंत निकलने की एडवाइजरी भी जारी कर दी। उधर पुतिन के यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराने पर यूरोप और अमेरिका भड़क गए। उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि पुतिन ने जो जनमत संग्रह करवाया वो नकली है और उसे नहीं माना जाएगा। रूस का प्लान है कि वो 2014 की तरह जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन के 15% हिस्से पर कब्जा कर ले। मतलब 7 महीने से ज्यादा समय से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस का नया प्लान रेडी है। 30 सितंबर को पुतिन औपचारिक ऐलान करके खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस्क और जापोरिजिया पर कब्जा भी करने वाले हैं, क्योंकि रूस के अधिकारियों का दावा है कि इन इलाकों के ज्यादातर लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब बिना जंग जीते ही रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को हथियाने की तैयारी में है। लेकिन ये बात ना अमेरिका को कबूल है और ना यूरोप को, क्योंकि जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुतिन यूक्रेन में क्राइमिया की कहानी दोहराने के मूड में है, उन्होंने रूस के जनमत संग्रह पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और बाइडेन की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने 2 टूक बोल दिया कि रूस का जनमत संग्रह नकली है और अमेरिका यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र को रूस का नहीं मानेगा। यही नहीं, बाइडेन ने भी इस बात के संकेत दिए कि वो रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में वो अपने सहयोगी देशों से बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि रूस का ये नया पैंतरा अमेरिका पर नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर यूक्रेन में फिर से क्राइमिया वाली कहानी दोहराई गई तो उसकी पूरी दुनिया में खूब थू-थू होगी। क्योंकि अगर यूक्रेन का इंच भर हिस्सा भी रूस के पास गया तो वो अमेरिका के लिए हार जैसा होगा, क्योंकि यूक्रेन अमेरिका के दम पर जंग में इतना आगे आया है और उसी की आर्थिक मदद और हथियारों के दम पर वो अब तक जंग में टिका हुआ है। अमेरिका के अलावा यूरोप भी रूस पर भड़का हुआ है। यूरोपियन यूनियन तो रूस पर सख्ती के मामले में अमेरिका से भी आगे निकल गया, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की अध्यक्ष ने 2 टूक बोल दिया कि वो रूस के इस नकली जनमत संग्रह और यूक्रेन के किसी भी हिस्से के विलय को स्वीकार नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने यूरोपियन यूनियन में रूस के खिलाफ 4 नए प्रतिबंध लगाने का भी प्रस्ताव रखा। माना जा रहा है कि इस बार रूस की दिमागी ताकत बढ़ाने वाली और सेना के इस्तेमाल में आने वाली चीजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। यानी अमेरिका और यूरोप चाहते हैं कि रूस की कमर ही टूट जाए, जबकि पुतिन जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन को 5 टुकड़ों में बांटना चाहते हैं। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं लग रहा। माना जा रहा है कि इसी वजह से रूस के करीब 3 लाख सैनिक यूक्रेन भेजे जा रहे हैं, क्योंकि 7 महीने बीतने के बाद भी यूक्रेन थका नहीं है और अमेरिका और यूरोप के दम पर रूस से लड़ रहा है। इस बीच बाइडेन ने ऐलान कर दिया कि वो जेलेंस्की को हथियारों की नई खेप देंगे। यानी एक तरफ रूस जनमत संग्रह कराकर यूक्रेन के कुछ इलाकों को हथियाने के चक्कर में है,
तो वहीं दूसरी ओर बाइडेन ज़ेलेंस्की को हथियार पर हथियार दिए जा रहे हैं, और वो भी तब जब रूस जंग के साथ साथ जनमत संग्रह का दांव भी चल चुका है। यानी यूक्रेन में जंग और खतरनाक होने के पूरे चांस है, क्योंकि अमेरिका की सेना भले ही यूक्रेन में ना हो, लेकिन उसके हथियार वहां मौजूद हैं। यही नहीं, अमेरिका यूक्रेन को $1.1 बिलियन यानी 88,000 करोड़ रुपए के और हथियार देने वाला है। पिछले महीने अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वो 8,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद और हथियार यूक्रेन को देने वाला है। यानी अमेरिकी हथियार लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं और रूस की सेना के लिए चुनौती बन रहे हैं। अमेरिका ने 24 फरवरी यानी यूक्रेन जंग के पहले ही दिन बोल दिया था कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग नहीं लड़ेगी, लेकिन उसने बाहर से यूक्रेन को मदद देना जारी रखा। और अमेरिकी मिसाइलों और तोपों ने यूक्रेन जंग में अमेरिकी सैनिकों की कमी पूरी कर दी। अमेरिका इस बार जो हथियार यूक्रेन को देगा उनमें हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। हाइमार्स एक भारी भरकम ट्रक पर फिट चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है। ये बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है, जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर गिरती हैं। इसके अलावा यूक्रेन को गोला बारूद और एंटी ड्रोन सिस्टम भी मिलने वाले हैं। यानी एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन के हाथ में ऐसे हथियार देने वाला है जो रूस के दांत खट्टे करने का दम रखते हैं। उधर खबर है कि भारत बहुत जल्द आर्मेनिया को 2,000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट करेगा। हथियारों का एक्सपोर्ट करने के मामले में ये भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है, जिसमें सबसे खास है भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका का पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा। पिनाका भारत में बना ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। रफ्तार के अलावा सटीक निशाना इसकी बड़ी खासियत है। आर्मेनिया के लिए पिनाका गेम चेंजर साबित हो सकता है। अजरबैजान के खिलाफ जंग में आर्मेनिया को ऐसे ही हथियारों की जरूरत है। अजरबैजान मोटे तौर पर तुर्की और पाकिस्तान से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की का वही बारकताश ड्रोन जिसे उसने भारत को देने से इनकार कर दिया था, वही बारकताश ड्रोन अजरबैजान इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से दावा तो यह है कि केवल हथियार ही नहीं, कई लड़ाके भी पाकिस्तान के हैं जो अजरबैजान के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये कि अजरबैजान के पीछे तुर्की और पाकिस्तान खड़े हैं जो हथियारों से उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि कुछ इसी तरह अब आर्मेनिया के पीछे भारत खड़ा होगा और भारत के हथियारों से अजरबैजान पर वार होगा। या यूं भी कहा जा सकता है कि जंग का मैदान कोई भी हो, एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान होंगे तो सामने सीना तानकर हिंदुस्तान खड़ा होगा। भारत आर्मेनिया को कुल 6 पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम देगा। इसके अलावा एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी आर्मेनिया को भारत देने वाला है। कुल मिलाकर यह ऑर्डर करीब 2,000 करोड़ का होगा। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक हथियारों का एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ तक पहुंचाया जाए। पिछले साल रक्षा से जुड़े उपकरणों के निर्यात का आंकड़ा 13,000 करोड़ का रहा था। मतलब ये कि हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इधर पीएफआई पर बैन के बाद कई राज्यों ने भी इस पर एक्शन ले लिया। तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने पीएफआई के खिलाफ अधिसूचना जारी कर दी, जिसके तहत पीएफआई और इससे जुड़े संगठनों को गैर कानूनी करार दे दिया गया। पीएफआई पर हुई इस कार्रवाई का असर सोशल मीडिया पर भी दिखा। ट्विटर ने न केवल पीएफआई बल्कि उसके बड़े नेताओं के अकाउंट भी बैन कर दिए। केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई को प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपत्ति के नुकसान की भरपाई करने का आदेश दिया। अदालत ने उस पर 5 करोड़ 20 लाख का जुर्माना लगाया। उधर जम्मू के उधमपुर में एक दिन में 2 बम धमाकों से दहशत मच गई। जानकारी के मुताबिक ये दोनों धमाके अलग अलग बसों में हुए, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां से आए एक सीसीटीवी वीडियो में एक बस में जोरदार ब्लास्ट होता दिखाई दिया। बताया गया कि ये बस पेट्रोल पंप के पास खड़ी थी, जिसमें रात में करीब 10:30 बजे धमाका हो गया। गनीमत ये रही कि इस दौरान बस खाली थी, जिससे किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि धमाके की चपेट में आने के बाद 2 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर सुबह होते होते एक और बस में इसी तरह विस्फोट की खबर सामने आई, जिससे उधमपुर में दहशत मच गई। बसों को जो एग्जामिन किया गया है, सिमिलर किस्म की ब्लास्ट लग रही है। पुलिस ने आशंका जताई कि 8 घंटे के अंदर हुए 2 धमाके किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। वहीं दावा किया गया कि विस्फोट के लिए स्टिकी बम का इस्तेमाल किया गया, जिसे मैग्नेटिक बम भी कहा जाता है। ये लोहे की सतह पर चिपक जाता है। इसके बाद इसे टाइमर या फिर रिमोट की मदद से ऑपरेट किया जा सकता है। और उधमपुर में भी इन्हीं बमों की मदद से धमाके की आशंका जताई गई, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवानों ने सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया, जिसके लिए खोजी कुत्तों और एक्सप्लोजिव डिटेक्टर की मदद से बस के इर्द गिर्द तलाशी ली गई। वहाँ रखे डिब्बों और बाकी सामान को भी खंगाला गया। इसके अलावा वहाँ एक जवान बम निरोधक जैकेट पहनता दिखाई दिया, जिसने बस के अंदर जाकर भी अच्छी तरह से तलाशी ली। उधर धमाकों की खबर लगते ही लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा, जिसके बाद उधमपुर के लोगों ने इन धमाकों को पाकिस्तान की साजिश बताया।
और जम्मू में दहशत फैलाने का आरोप लगाते हुए पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान लगातार जम्मू में माहौल बिगाड़ने की साजिश रच रहा है, जिस पर लगाम लगाना जरूरी है। ये हमारे शहर की सुरक्षा का बिल्कुल एक सेंध लगी है बुरी तरह। साथ ही उन्होंने सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग भी की। इधर पटना में एक महिला अधिकारी अपने बयान पर फंस गई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिहार में महिला एवं बाल विकास निगम की एमडी हरजोत कौर को नोटिस भेजा और एक दिन पहले दिए उनके बयान पर जवाब मांगा। ये मामला बढ़ता देख बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। एक एक चीज को देख रहे हैं, अगर जरा भी होगा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि विवाद बढ़ने पर हरजोत कौर ने अपने बयान पर खेद जताया। कही गई बातों से किसी की भी भावनाओं को ठेस लगा तो मैं उसके लिए खेद व्यक्त करती। इस बीच जर्मनी तक पहुंचने वाली रूस की गैस पाइपलाइन में गैस लीक होने के मामले बढ़ने की खबर है। अब तक 4 जगहों पर पाइपलाइन से गैस लीक होने की खबर लग चुकी है, जबकि माना जा रहा है कि इस पाइपलाइन में ऐसी जगह और भी हो सकती है। इसीलिए बढ़ती लीक अब यूरोप की टेंशन बढ़ाने लगी है, क्योंकि अगर पूरे बाल्टिक सागर में गैस फैल गई तो इसके नतीजे बेहद गंभीर हो सकते हैं। आसपास के कई किलोमीटर के हिस्से को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। शुरुआत में जिन 2 जगहों पर गैस लीक की घटना सामने आई थी वो डेनमार्क की समुद्री सीमा का हिस्सा था, लेकिन इस बार समुद्र में जिन 2 जगहों पर गैस लीक की घटनाएं हुई हैं वो स्वीडन की समुद्री सीमा बताई जा रही है। हालांकि दावा यह है कि पाइपलाइन में लीक धमाकों की वजह से ही हुई है। बवाल इस कदर भड़का कि यूरोप को यूक्रेन से ज्यादा टेंशन पाइपलाइन की होने लगी है। लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर पाइपलाइन को तबाह करने से किसी को क्या फायदा होगा, लेकिन पश्चिमी मीडिया खुलकर दावा कर रहा है कि धमाके के पीछे खुद पुतिन का ही दिमाग है। बल्कि ये तक दावा किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे पुतिन के स्पेशल कमांडो का हाथ है। रूस के पास एक ऐसी ब्रिगेड है जो समुद्र में सैकड़ों फीट गहराई में उतरकर किसी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, और वो भी इतने खुफिया अंदाज में कि किसी को शक तक न हो। रूस के ये खास कमांडो फ्रॉगमैन कहे जाते हैं। रूस की स्पेशल फोर्स को खास तौर पर पानी में खुफिया ऑपरेशनों के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। सी डाइविंग के सारे उपकरण लेकर ये कमांडो लंबे वक्त तक पानी में रह सकते हैं। इनके पास खास तरह की बंदूकें होती हैं जिन्हें अंडर वाटर गन कहा जाता है। रूस के पास ऐसे ही ऑपरेशन के लिए रोबोट सबमरीन भी है और मिलिट्री डॉल्फिन भी। सबमरीन ऐसी हैं जो बेहद छोटी होने के बावजूद बड़े बड़े काम कर सकती हैं। बिना किसी सैनिक के सबमरीन पानी में उतरकर किसी भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है, जबकि मिलिट्री डॉल्फिन तो ऐसी हैं जिन पर किसी दुश्मन को शक तक नहीं होता। काला सागर में तो रूस की ऐसी सैकड़ों डॉल्फिन होने की खबरें कई बार आई हैं। दावा है कि इस तरह की डॉल्फिन समुद्र में रूस की सबसे काबिल जासूस है। दावा यह है कि रूस ने खुफिया तरीके से बाल्टिक सागर में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है ताकि यूरोप की परेशानी बढ़ाई जा सके। और यूरोप के कई देश इस मामले में सीधा सीधा पुतिन को गुनहगार बता चुके हैं। दावा किया जाता रहा है कि जानबूझकर यूरोप की टेंशन बढ़ाने के लिए इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इसीलिए हमलों के 2 दिन बाद रूस को सफाई देनी ही पड़ी। रूस ने पाइपलाइन पर हमले से किसी भी तरह का कोई कनेक्शन होने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि हमलों के पीछे रूस का हाथ होने वाली कहानियों को उसने कोरी बकवास बता दिया। रूस का मानना है कि पाइपलाइन में धमाके की जांच से सच जरूर सामने आएगा। रूस मामले की जांच शुरू भी कर चुका है, लेकिन रूस तो सीधा उंगली उठा रहा है अमेरिका पर। रूस का आरोप है कि इस हमले में अमेरिका का हाथ माना जाना चाहिए, क्योंकि जहां धमाका हुआ वहां अमेरिका की खुफिया एजेंसी की निगरानी रहती है। इससे पहले ये खबर भी आ चुकी है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को पाइपलाइन में धमाके की पहले से आशंका थी। यही वजह है कि रूस ने सीधा अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से धमाके पर सफाई मांग ली। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस और अमेरिका दोनों ही पाइपलाइन के धमाके से खुद को अलग कर रहे हैं। दोनों ही एक दूसरे पर धमाके का आरोप लगा रहे हैं। और अमेरिका तो पहले से कह रहा है कि रूस ने ही नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को तबाह करने की कोशिश की है। ये मामला अब संयुक्त राष्ट्र के सामने पहुंचने वाला है। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद इस मामले की सुनवाई करेगी। नॉर्थ स्ट्रीम 1 और 2 दोनों ही पाइपलाइन रूस के पश्चिमी छोर से शुरू होकर जर्मनी तक पहुंचती हैं। नॉर्थ स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से रूस पहले भी जर्मनी तक नेचुरल गैस की सप्लाई करता रहा है, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन इसलिए बनाई गई थी ताकि ज्यादा गैस यूरोप तक पहुंचाई जा सके। नॉर्थ स्ट्रीम 1 के मुकाबले नॉर्थ स्ट्रीम 2 की गैस ले जाने की क्षमता दुगनी है। इसी मकसद से बाल्टिक सागर में पाइपलाइन बिछाई गई थी, लेकिन नॉर्थ स्ट्रीम 2 के शुरू होने से पहले ही यूक्रेन में जंग छिड़ गई, जिसके बाद जर्मनी ने नॉर्थ स्ट्रीम 2 को शुरू नहीं किया, जबकि नॉर्थ स्ट्रीम 1 से गैस की सप्लाई कुछ हफ्ते पहले रूस ने बंद कर दी। माना जा रहा है कि समुद्र के नीचे बिछी पाइपलाइन में धमाका कोई तकनीकी वजह से नहीं हुआ, इसलिए मामले में किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है। इधर अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष होंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सम्मेलन में अखिलेश यादव को फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। देश को बचाने के लिए अगर कोई आगे आ सकता है
तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी लोग हैं। दिल्ली पुलिस ने द्वारका से हथियारों के साथ 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। एथलीट नीरज चोपड़ा गुजरात के वडोदरा में आयोजित गरबा कार्यक्रम में शामिल हुए। उधर खबर है कि तुर्की वर्सेस ग्रीस में अमेरिका ही असली विलेन बना बैठा है। ग्रीस के एक अखबार ने खबर छापी है कि अमेरिका रूस की घेरेबंदी के लिए ग्रीस में अपनी सेना की तैनाती बढ़ाना चाहता है, लेकिन अमेरिका के इस फैसले ने तुर्की की त्योरियां चढ़ा दी हैं। मतलब जहां नेटो तुर्की और ग्रीस के बीच लगी आग को बुझाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ही उस आग में घी डालने में लगा है, जिससे तुर्की और ग्रीस का विवाद और गहरा सकता है, क्योंकि अपने पड़ोसी ग्रीस की जमीन पर अमेरिका की सेना की मौजूदगी तुर्की के लिए खतरा साबित हो सकता है। और ग्रीस में जिस जगह को अमेरिका अपना सैन्य अड्डा बनाना चाहता है, वो तो तुर्की के लिए उससे भी बड़ी टेंशन है। ग्रीस के अखबार का दावा है कि अमेरिका ग्रीस के अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाह पर अपनी नौसेना तैनात करना चाहता है। उत्तरी ग्रीस में मौजूद अलेक्जेंड्रोपोली शहर एजियन सागर के मुहाने पर बसा है, और एजियन सागर ग्रीस और तुर्की के बीच में है, जिस पर हक के लिए दोनों में लड़ाई है। इसलिए अलेक्जेंड्रोपोली में अमेरिकी फौज की तैनाती तुर्की के लिए सीधा खतरा है। लेकिन बात बस इतनी ही नहीं है। खबर यह भी है कि अमेरिका के सीनियर सैन्य अधिकारियों ने ग्रीस के इस बंदरगाह के विस्तार और उसे आधुनिक बनाने की भी पेशकश की है, ताकि नेटो के पूर्वी छोर पर रूस के खिलाफ मजबूत किलेबंदी की जा सके। इसके लिए अमेरिका अलेक्जेंड्रोपोली बंदरगाह पर अपने अर्ली बर्ग क्लास के डिस्ट्रॉयर तैनात करना चाहता है। ये डिस्ट्रॉयर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में माहिर है और खतरनाक गाइडेड मिसाइलों से लैस है। अमेरिका का दावा है कि उत्तरी एजियन सागर में ऐसे खतरनाक जंगी जहाजों की तैनाती रूस को घेरने का प्लान है, लेकिन उसके इस फैसले से डर तुर्की गया, क्योंकि तुर्की और ग्रीस भले ही नेटो के सदस्य हैं, लेकिन दोनों के बीच दशकों से 36 का आंकड़ा है। दोनों देशों के बीच विवादों की ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट है जो आज तक सुलझाई नहीं सुलझी। समुद्री सीमा के झगड़े से लेकर नेचुरल गैस, एयर स्पेस बाउंड्री और एजियन सागर के टापुओं के हक तक तुर्की और ग्रीस में कई मुद्दों पर ठनी पड़ी है। उस पर अगर अमेरिका अपने तगड़े जंगी जहाज एजियन सागर में उतारेगा तो तुर्की को ऐतराज होगा ही। इससे अमेरिका और नेटो तो रूस से जंग जब लड़ेंगे तब लड़ेंगे, उससे पहले अमेरिका का फैसला नेटो के अंदर ही लड़ाई जरूर करवा सकता है। और जब नेटो के अपने ही घर में फूट हो तो रूस जैसे दुश्मन से लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी। अमेरिका भले ही जितने दावे करे कि ग्रीस में अपनी सेना तैनात करके वो रूस से लोहा लेना चाहता है, लेकिन तुर्की को ग्रीस और अमेरिका की ये करीबी पसंद नहीं आ रही। पिछले हफ्ते ही अमेरिका ने ग्रीस को अपने 2 F-16 फाइटर जेट भी बेचे हैं। वो F-16 जेट जिन्हें तुर्की को बेचने से अमेरिका 1 साल से टालमटोल कर रहा है। तुर्की ने पिछले साल अक्टूबर में अमेरिका से 40 F-16 फाइटर जेट मांगे थे, लेकिन अब तक अमेरिका ने उसे लटकाया हुआ है और तुर्की एक मजबूत लड़ाकू विमान की तलाश में दर-दर भटक रहा है। तुर्की को डर है कि कहीं इस बीच अगले दशक तक ग्रीस की एयरफोर्स तुर्की से ज्यादा ताकतवर न हो जाए। ऐसे में अगर ग्रीस में समंदर में भी अमेरिका आकर खड़ा हो जाएगा तो आसमान और पानी दोनों जगह ग्रीस का पलड़ा भारी हो जाएगा। यह भी मुमकिन है कि अपने साथ अमेरिका को खड़ा देखकर ग्रीस की हिम्मत बढ़ जाए और वो तुर्की को ललकार ही दे। ऐसे में तुर्की क्या कर पाएगा? सवाल यह है कि जब अमेरिका भी नेटो का सदस्य है तो उसकी ग्रीस में मौजूदगी से तुर्की को डर क्यों है? नेटो का सदस्य होने के हिसाब से तो अमेरिका तुर्की और ग्रीस दोनों का दोस्त हुआ, लेकिन बात यह है कि जो बाइडेन के दौर में अमेरिका का ग्रीस की तरफ झुकाव कुछ ज्यादा है। इसकी वजह भी है। नेटो का पार्टनर होने के बावजूद तुर्की के रूस से व्यापारिक, सैन्य और ऊर्जा संबंध काफी मजबूत है। और तो और जब पूरा नेटो जंग की वजह से यूक्रेन की तरफ और रूस के खिलाफ खड़ा है, तब भी तुर्की रूस से अपने आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते मजबूत करने में लगा है। उसने अमेरिका के दबाव के बावजूद रूस पर प्रतिबंध तक नहीं लगाए हैं। इसी बात से अमेरिका को मिर्ची लगी हुई है। ऐसे में ग्रीस में सैन्य मौजूदगी बढ़ाने का फैसला अमेरिका की तुर्की के पर कतरने की चाल भी हो सकती है। और यह भी हो सकता है कि इसके जरिए अमेरिका एक तीर से 2 निशाने साधना चाहता हो। पहला निशाना तो हुआ रूस, ग्रीस में अपनी सेना बढ़ाकर रूस के खिलाफ एजियन सागर के इलाके में अपनी ताकत बढ़ाना, और दूसरा लगे हाथ तुर्की को भी उसकी जगह दिखा देना, उसे यह जता देना कि वो रूस और नेटो दोनों से रिश्ते बनाकर अमेरिका के साथ डबल गेम नहीं खेल सकता। इधर दिल्ली में मानसून खत्म हो गया। मौसम विभाग ने बताया कि दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों से मानसून की विदाई हो चुकी है। अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिबांग घाटी पहुंचे, जहां उन्होंने देश की सुरक्षा में तैनात जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। उन्होंने 2022 में 21 पारियों में 732 रन बनाए।
इससे पहले ये रिकॉर्ड शिखर धवन के नाम पर था। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने फिर से परमाणु परीक्षण की तैयारी पूरी कर ली है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा है कि किम फिर परमाणु बम का जोरदार धमाका करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां उत्तर कोरिया में जोर शोर से चल रही हैं। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के मुताबिक किम जोंग उन 16 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच परमाणु परीक्षण कर सकते हैं और बताया जा रहा है ये परमाणु टेस्ट पहले की तरह इस बार भी पुंगेरी न्यूक्लियर टेस्ट साइट पर किया जाएगा। अगर दक्षिण कोरिया का दावा सही निकला तो 2017 के बाद 5 साल में ऐसा पहली बार होगा जब उत्तर कोरिया फिर से परमाणु परीक्षण करेगा। लेकिन इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई। ऐसे में दक्षिण कोरिया के इस दावे को किम जोंग उन के बीते दिनों दिए बयान से जोड़ा गया, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि उत्तर कोरिया कभी भी परमाणु हथियारों को नहीं छोड़ेगा और अगर ऐसा हुआ तो उत्तर कोरिया फिर अमेरिका और पश्चिमी देशों के निशाने पर आ जाएगा। हालांकि इससे पहले भी उत्तर कोरिया कई बार परमाणु धमाके कर चुका है। किम ने पहली बार 2006 में परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद न्यूक्लियर टेस्ट की संख्या बढ़ती चली गई और 2017 तक पहुंचते पहुंचते उत्तर कोरिया ने 6 परमाणु परीक्षण कर डाले। 2017 में आखिरी बार किम ने परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद अब उनके एक बार फिर न्यूक्लियर धमाके की तरफ बढ़ने की खबरों ने तेजी पकड़ ली और माना जा रहा है कि उत्तर कोरिया अगर परमाणु परीक्षण करता है तो अमेरिका और यूरोपीय देशों से उसके संबंध और खराब हो सकते हैं, क्योंकि किम पहले भी अमेरिका पर यह आरोप लगा चुके हैं कि उसका इरादा उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को खत्म करने का है। किम का मानना है कि अमेरिका के इस कदम से उत्तर कोरिया की आत्मरक्षा की ताकत कमजोर हो जाएगी और अमेरिका को उत्तर कोरिया में किम की सरकार को गिराने का मौका मिल जाएगा। किम का आरोप है कि अमेरिका उत्तर कोरिया को मजबूर कर वहां उनकी सरकार गिराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में किम ये साफ कर चुके हैं कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों के दायरे को बढ़ाएगा ताकि वो अपनी युद्ध की क्षमता को और मजबूत कर सके। माना जा रहा है कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए किम फिर परमाणु परीक्षण की राह पर चल सकते हैं। जबकि इस मुद्दे पर किम जोंग उन की अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत भी हुई थी। इसके बावजूद दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है और हालात लगातार बिगड़ते ही दिख रहे हैं। इस बीच अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी उत्तर कोरिया के बैलिस्टिक मिसाइल दागने के एक दिन बाद दक्षिण कोरिया पहुंच गई। उत्तर कोरिया ने कम दूरी तक जाने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया था, जो उसके पूर्वी समुद्री तट में जाकर गिरी थी। वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस का सोल दौरा उस वक्त पर हुआ जब दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेना ने मिलकर 4 दिनों तक सैन्य अभ्यास किया। दोनों देशों की नौसेना ने यह अभ्यास करके किम को दिखा दिया कि वो उत्तर कोरिया को जवाब देने की क्षमता रखते हैं। इधर शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। आईटी और ऑटो समेत कुछ सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। इससे सेंसेक्स 188 अंक लुढ़ककर 56,410 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 41 अंक नीचे 16,818 पर पहुंच गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा के भुवनेश्वर में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने फिर परिवारवाद के बहाने कांग्रेस पर हमला बोला। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी अब भाई बहन की पार्टी हो गई। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने श्रीनगर से हथियारों के साथ एक आतंकी को पकड़ लिया। इस बीच खबर है कि रूस ने मान लिया कि युद्ध में उसके ड्रोन यूक्रेन के खिलाफ कमजोर पड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि रूस के रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने एक बैठक के दौरान अपने देश की इस कमजोरी को उजागर किया और बताया कि रूस में बनाए गए ज्यादातर ड्रोन में तकनीकी खराबी पाई गई, जिस वजह से जंग में यूक्रेन के खिलाफ उसके ड्रोन लगातार कमजोर पड़ते चले गए। अफसर के मुताबिक ड्रोन बनाने वाले अपने काम में नाकाम रहे, जिसका खामियाजा रूस को युद्ध में उठाना पड़ा। हालांकि इसके पीछे की वजह अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए बैन को भी माना जा रहा है, क्योंकि प्रतिबंधों के कारण रूस को हथियार बनाने वाली कई चीजें सप्लाई नहीं हो पा रही हैं। ऐसे में रूसी रक्षा मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि इसके लिए रूस को नए तरीके से शुरुआत करनी होगी, ताकि 8वें महीने में पहुंच चुकी इस जंग में रूस को और झटके न लगे। बताया जा रहा है कि जंग के कारण इन दिनों एक जगह से दूसरी जगह युद्ध से जुड़ा सामान ले जाने वाले ड्रोन की सबसे ज्यादा डिमांड है, जो आसानी से दुश्मन के खिलाफ उड़ान भी भर सके। साथ ही यूक्रेन और रूस दोनों ही देश युद्ध में लंबी दूरी तक जाकर दुश्मन की जानकारी जुटाने वाले ड्रोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि खबरें हैं कि रूस का बारकताश TB2 ड्रोन से काफी नुकसान हुआ। ये ताकतवर ड्रोन यूक्रेन को तुर्की ने सप्लाई किए थे, जिन्हें काफी खतरनाक माना जाता है। यही वजह है कि तुर्की से मिले बारकताश TB2 ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन जंग में कर रहा है। इस ड्रोन की गिनती दुनिया के उन सबसे आधुनिक ड्रोन में होती है जो टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ सेकंड में तबाह कर सकते हैं। ये 150 किलो का वजन उठा सकता है और तो और 24 घंटे आसमान में 27,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर उड़ सकता है। इसका निशाना तो सटीक है ही, ये एयर डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। तुर्की का ये ड्रोन सीरिया और लीबिया की लड़ाई में भी अपना लोहा मनवा चुका है।
जबकि रूसी सेना इस जंग में अपने ताकतवर ओरलान 10 ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। इस ड्रोन ने ज़ेलेंस्की की सेना को कई मौकों पर चकमा दिया है और रूसी सैनिकों को दुश्मन की लोकेशन की सटीक जानकारी देने का काम किया है। रूस के ओरलान 10 ड्रोन को रूसी सेना का एक खतरनाक हथियार माना जाता है और इसकी मदद से रूस ने यूक्रेन के कई टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और हथियारों के बड़े गोदाम तबाह करने का दावा भी किया था। लेकिन जिस तरह यूक्रेन की फौज इन ड्रोन को आसानी से निशाना बनाने लगी, उसने रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरत में डाल दिया। जिसके बाद रूस की तरफ से अब ये मान लिया गया कि उसके ड्रोन जंग के मैदान पर कमजोर पड़ते गए। यही वजह रही कि बीते दिनों ईरान ने रूस को अपने शाहिद 136 ड्रोन भेजे, जो यूक्रेन को तबाह करने के लिए उसके आसमान में मंडराने लगे। और रूस ने ईरान के इन ड्रोन से यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें 3 दिन पहले ओडेसा में हुआ हमला भी शामिल बताया गया। इधर बद्रीनाथ में आईटीबीपी ने सफाई अभियान चलाया। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में आईटीबीपी के कई जवानों ने मंदिर के पास और नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। यूपी के अलीगढ़ में एक फैक्ट्री में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिससे वहां काम करने वाली कई महिलाओं ने सांस लेने में तकलीफ होने की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया। टीम इंडिया को अगले महीने ऑस्ट्रेलिया में शुरू होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले बड़ा झटका लगा। खबर है कि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चोट की वजह से इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। उधर खबर है कि चीन को टक्कर देने के लिए अमेरिका ने प्रशांत महासागर में बसे 11 देशों से समझौता करने की प्लानिंग की है। पता चला है कि ये देश अमेरिका के साथ समझौते के लिए मान भी गए हैं और इन देशों में सोलोमन आइलैंड्स भी शामिल। यानी अमेरिका ने एक ऐसे देश में सेंधमारी की है जहां चीन अपना सैन्य ठिकाना बनाने के चक्कर में। चीन ने ऑस्ट्रेलिया की नाक के नीचे सोलोमन आइलैंड्स को सैन्य समझौता करने के लिए मना लिया था और ऑस्ट्रेलिया कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बदला अमेरिका लेगा, जिसके लिए उसने वो काम कर दिया जो चीन भी नहीं कर पाया। क्योंकि खबर है कि सोलोमन आइलैंड समेत प्रशांत महासागर में बसे 11 देश अमेरिका के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अमेरिका के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। चीन को चक्रव्यूह में फंसाने के लिए अमेरिका को अपना खजाना खोलना पड़ा। या यूं कहें कि अमेरिका ने इन देशों को समझौते के बदले निवेश का ऑफर दिया, जिसे सोलोमन आइलैंड समेत 11 छोटे द्वीप ठुकरा ही नहीं पाए। अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि सोलोमन आइलैंड्स के राष्ट्रपति समेत सभी देशों के नेताओं ने 11 पॉइंट वाले बयान पर सहमति जताई। इससे पहले बुधवार को खबर आई थी कि सोलोमन आइलैंड्स के राष्ट्रपति बयान पर साइन के लिए तैयार नहीं है, जिसके बाद अमेरिका ने ऐसा दांव चला कि सोलोमन आइलैंड्स उसे ठुकरा ही नहीं पाया। वैसे अमेरिका ने इस पर कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने दावा किया कि अमेरिका ने सोलोमन आइलैंड समेत 11 देशों में करोड़ों डॉलर के निवेश का वादा किया है। मतलब अमेरिका ने पूरा मन बना लिया है कि वो चीन का समंदर में राज करने का सपना तोड़कर ही दम लेगा। वैसे इन देशों को अपनी ओर करने की कोशिश चीन भी कर चुका है और कुछ महीने पहले चीन के विदेश मंत्री इन देशों के दौरे पर गए थे, लेकिन उनकी दाल नहीं गली। प्रशांत महासागर के किसी देश ने उनकी डील नहीं मानी, क्योंकि कहा जा रहा था कि चीन ने वहां सैन्य ठिकाना बनाने और वहां की सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप का प्रस्ताव रखा था, जो किसी देश को ठीक नहीं लगा था। लिहाजा चीन के विदेश मंत्री खाली हाथ लौट आए। सोलोमन आइलैंड से भी चीन का सैन्य समझौता चोरी छिपे हुआ था, जिसका कभी कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद अमेरिका ने पैसों का खेल खेला और छोटे छोटे देशों को अपने पाले में कर लिया। इधर नवरात्र पर प्रधानमंत्री अंबाजी मंदिर में पूजा करेंगे। अपने गुजरात दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी अंबाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। पहले दिन उन्होंने राज्य के लिए 34,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद और घर बनाने में भी तेजी आई है। वाराणसी की अदालत में ज्ञानवापी से जुड़े एक मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर तक टल गई। जजमेंट रिजर्व रखा है, 7 अक्टूबर को इस मुद्दे पे जजमेंट आएगी। इंग्लैंड और मेजबान पाकिस्तान के बीच रात 8 बजे से लाहौर में छठा T20 मैच खेला जाएगा। 7 मैचों की इस सीरीज में पाकिस्तान 3-2 से आगे है। इस बीच बिहार के भागलपुर से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें चलती ट्रेन की खिड़की से लोगों ने मोबाइल चोरी के आरोपी को लटका दिया और काफी दूर तक उसे इसी तरह चलती ट्रेन की खिड़की से लटकाए रखा। इस दौरान वो गिड़गिड़ाते हुए लोगों से उसका हाथ न छोड़ने की मिन्नतें भी करता रहा। हालांकि उन्होंने उसका हाथ तो नहीं छोड़ा, लेकिन सबक सिखाने के लिए उसे खिड़की से ऊपर भी नहीं खींचा। थोड़ी देर के बाद लोगों ने चोर को जैसे ही ट्रेन की खिड़की से अंदर खींचा, वहां मौजूद बाकी लोगों ने उस पर लात घूंसों की बरसात शुरू कर दी। कोई उसके सिर पर घूंसे मारने लगा तो कोई उसकी कमर पर लातें बरसाता रहा।
इस बीच कुछ लोग उसे घसीटकर आगे की तरफ ले आए और फिर सीट पर चढ़कर लातों के साथ कुछ महिलाओं ने चप्पलों से भी उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस पूरी घटना का वीडियो वहां मौजूद कुछ लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया, जो बाद में वायरल हो गया। बताया गया कि ये चोर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की खिड़की से एक आदमी का मोबाइल छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कामयाब होने से पहले ही लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसी दौरान ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही लोगों ने इसे पकड़ा, उसका साथी वहां से भाग निकला। मगर जब यह आरोपी हत्थे चढ़ा तो उन्होंने इसे सबक सिखाने के लिए पहले तो चलती ट्रेन की खिड़की से लटका दिया, फिर उसे जमकर पीटा। इस दौरान वो सभी से रोते हुए अपने आप को छोड़ने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने उसकी एक न सुनी और उसे मारते रहे। इससे पहले भी बिहार के बेगूसराय और खगड़िया में इसी तरह एक चोर को लोगों ने मोबाइल चोरी करते वक्त चलती ट्रेन से लटका दिया था। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि इराक की अमेरिका के सैन्य अड्डे में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हो गई। आरोप है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे को दहलाने के लिए उसने अपने खुफिया ड्रोन की मदद ली थी, जिसकी खबर लगते ही अमेरिका ने अपने शक्तिशाली F-15 विमान को रवाना कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुहाजिर 6 नाम का इराकी ड्रोन इरबिल में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डे की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी भनक लगते ही अमेरिका ने उससे निपटने के लिए अपने F-15 फाइटर जेट को भेज दिया। दावा किया गया कि उसने हवा में ही इराक के ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया। अमेरिका का आरोप है कि बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस ड्रोन कुर्द इलाके में मौजूद उसके अड्डे पर हमला करने की फिराक में था, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मिशन में कामयाब हो पाता, अमेरिका ने उसे मिट्टी में मिला दिया, जिसके लिए उसने चुना अपना महाशक्तिशाली F-15 फाइटर जेट को, जो दशकों से अमेरिका की सेना का प्रमुख विमान माना जाता है। इसकी खासियत दुश्मन के सुरक्षा घेरे को तोड़ना और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देना। साथ ही इसमें लगी ताकतवर मिसाइलें किसी भी टारगेट को तबाह करने की ताकत रखती हैं। वहीं इसका रडार सिस्टम बाकी फाइटर जेट के मुकाबले काफी तेजी से टारगेट को डिटेक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से उस तक पहुंचने और उसे निशाने पर लेने में आसानी होती है। यही वजह थी कि इराक के ड्रोन को भी उसने आसानी से रडार पर पकड़ लिया था और हमला कर उसे तबाह कर दिया। इधर असम के धुबड़ी में नाव हादसे से अफरा तफरी मच गई। असम के धुबड़ी जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में एक नाव पलट गई। बताया गया कि इस नाव में करीब 30 लोग बैठे हुए थे, जिनमें कई लोगों को राहत और बचाव टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को नया CDS बनाए जाने पर उत्तराखंड के पौड़ी में उनके गांव में लोगों ने जश्न मनाया। मुंबई के BKC मैदान में दशहरा रैली के लिए शिंदे गुट ने पोस्टर जारी कर दिया, जिसमें बाला साहब ठाकरे की तस्वीर भी लगाई गई। इस बीच स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी ने भारत में अपना सबसे एडवांस्ड वेपन सिस्टम तैयार करने का ऐलान किया, जिसके लिए वो भारत में ही अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगी। मतलब ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया मुहिम कामयाबी का एक और झंडा गाड़ेगी, क्योंकि ये पहली बार है जब स्वीडन की बड़ी रक्षा कंपनी साब एबी अपने देश से बाहर कोई हथियार तैयार करेगी। खबर है कि ये कंपनी भारत में उस एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर कार्ल गुस्ताव M4 का प्रोडक्शन करेगी, जो पूरी दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। कंधे पर रखकर चलाया जाने वाला ये खतरनाक हथियार भारी भरकम टैंकों को तबाह करने की ताकत रखता है और पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इस हथियार से यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सेना के छक्के छुड़ा रही है, क्योंकि ये ऐसा हथियार है जिसकी मदद से एक नहीं बल्कि 10 अलग अलग तरह के रॉकेट दागे जा सकते हैं। और भारत की सेना भी पिछले कई वर्षों से स्वीडन के इस हथियार का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल भी कर रही है, जिसका पहला वर्जन कार्ल गुस्ताव M1 स्वीडन ने 1946 में ही तैयार कर लिया था, जबकि भारत में इस हथियार का सबसे एडवांस्ड वर्जन कार्ल गुस्ताव M4 तैयार किया जाएगा, जिसकी मदद से 1 मिनट में 6 रॉकेट दागे जा सकते हैं, जिसकी रेंज करीब 2000 मीटर है। मतलब 2 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन को निशाना बनाया जा सकता है। स्वीडन की रक्षा कंपनी साब एबी का दावा है कि भारत में इस घातक हथियार का प्रोडक्शन 2024 में शुरू कर दिया जाएगा और कंपनी ने यह भरोसा भी दिया है कि इस हथियार का प्रोडक्शन शुरू होने के बाद वो सबसे पहले भारतीय सेना की मांग को पूरा करेगी। और भारत में बनने वाले कार्ल गुस्ताव M4 एंटी टैंक ग्रेनेड लॉन्चर से उन जवानों को लैस किया जाएगा जो LAC पर चीन की चुनौती से निपटने के लिए तैनात हैं, जिसके बाद चीनी सैनिक भारत की सीमा के पास भटकने की जुर्रत तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी मदद से हमले के लिए तैयार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता और वजन कम होने की वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। साथ ही इससे दागे गए गोले आवाज की रफ्तार से टारगेट की ओर बढ़ते हैं, जो करीब 500 मीटर दूर मौजूद टैंक को पलक झपकते ही तबाह करने की ताकत रखते हैं। और अगर दुश्मन चलती हुई गाड़ी में मौजूद है तो उसकी सटीक रेंज करीब 400 मीटर, जबकि इसकी मदद से दागे गए लेजर गाइडेड रॉकेट तो 2000 मीटर दूर तक जा सकते हैं। इधर केजरीवाल शनिवार से गुजरात का दौरा करेंगे।
गुजरात में जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल शनिवार को फिर राज्य के दौरे पर जाएंगे। वहां वो जूनागढ़ और सुरेंद्रनगर में जनसभा करेंगे। महाराष्ट्र के नासिक में एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में अचानक आग लग गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह आग को बुझाया। मुंबई में किंग सर्कल रेलवे पुल के नीचे से गुजर रहा एक कंटेनर फंस गया। बताया गया कि ड्राइवर पुल की ऊंचाई का अंदाजा नहीं लगा सका, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। उधर महाराष्ट्र के पालघर से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को गोली मारता दिखा। हत्या के बाद वो भी ट्रक के आगे कूद गया, जिसे लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। दिन दहाड़े हुए मर्डर और खुदकुशी की यह खौफनाक घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो लड़का लड़की के पीछे आता दिखा। करीब पहुंचते ही उसने जेब से पिस्तौल निकाली और सीधे लड़की पर फायरिंग कर दी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर गई। इसके बाद वो दोबारा प्रेमिका पर गोली चलाने की कोशिश करता दिखा, लेकिन पिस्तौल जैम हो गई। कुछ देर बाद उसने खुद को भी गोली से उड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, तो वहां से गुजर रहे सीआईएसएफ के ट्रक के सामने कूद गया। इधर लड़की की हत्या की खबर मिलते ही उसके घर वाले वहां पहुंच गए और हंगामा करने लगे। वो बोला था ब्याह शादी करने का, मैं बोला कि शादी कर लो। वहीं सीआईएसएफ के जवानों ने पुलिस की मदद से घायल लड़के को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन तब तक वो दम तोड़ चुका था। जिसने फायरिंग किया था यहाँ से 500 मीटर अंतर पे, उसने ही सुसाइड का अटेम्प्ट किया। सरेआम हुए कत्ल और खुदकुशी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस बीच यूक्रेन में मिकोलाइवका के एक स्कूल पर रूस ने मिसाइल से हमला कर दिया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। इमारत के बेसमेंट में कई बच्चे और दूसरे लोग मौजूद थे और आरोप है कि इसी दौरान रूस ने एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें स्कूल की इमारत पूरी तरह तबाह हो गई। अचानक हुई एयर स्ट्राइक के बाद वहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आया। बच्चों के क्लासरूम हो या स्कूल की इमारत, सब कुछ तहस नहस हो गया। इस हमले में 69 साल की एक बुजुर्ग गार्ड भी मारी गई, जिसकी खबर मिलते ही उसकी बेटी दौड़ती हुई इमारत के अंदर घुसने लगी। वो रोते बिलखते हुए दमकल कर्मियों से अंदर जाने देने की गुहार लगाती रही। हालांकि महिला को अंदर जाने नहीं दिया गया, बल्कि उसे वहां से दूर ले जाया गया ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। बताया गया कि रूस के हमले से बचने के लिए कई लोग स्कूल की इमारत में डेरा जमाए हुए थे, लेकिन पुतिन की सेना ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। हमला इतना ताकतवर था कि पलक झपकते ही स्कूल ध्वस्त हो गया। मिसाइल अटैक की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग के कर्मचारी फौरन मौके पर पहुंच गए और उन्होंने कटर और क्रेन की मदद से मलबे और टूटे दरवाजों को हटाने का काम शुरू कर दिया। फिर इमारत में फंसे लोगों को एक एक कर बाहर निकाला गया। 3 दिन पहले ही रूस के इज़्वेस्क शहर में एक स्कूल को निशाना बनाया गया था और वहां हुई फायरिंग में 7 बच्चों समेत 13 लोग मारे गए थे। इधर महाराष्ट्र के अकोला में बिना इजाजत लड़कियों की फोटो खींचना आरोपियों को महंगा पड़ गया। महाराष्ट्र के अकोला में एक गरबा कार्यक्रम के दौरान 4 लड़कों पर बिना इजाजत लड़कियों की फोटो खींचने का आरोप लगा, जिसके बाद वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनकी पिटाई कर दी और फिर उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया। कानपुर में एक बिल्डिंग के कुछ हिस्से में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ियों ने किसी तरह आग को बुझाया और वहां फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते सितारों की एक सूची जारी की। इस टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी को भी शामिल किया गया। इस बीच खबर है कि मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी देश नमीबिया से लाए गए चीतों की सुरक्षा कुत्ते करेंगे, जिन्हें हरियाणा के पंचकुला में खास ट्रेनिंग दी जा रही है। और आईटीबीपी के जवान जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्तों की एक टीम को अलग अलग जानवरों की खाल और हड्डियों को पहचानना सिखा रहे हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद जर्मन शेफर्ड नस्ल के इन कुत्तों को कुनो नेशनल पार्क भेज दिया जाएगा, जहां ये उन 8 चीतों को शिकारियों से बचाने का जिम्मा संभालेंगे, जिन्हें 17 सितंबर को वहां छोड़ा गया था। कहीं से भी वो जाएगा, पहुंचा कोई गेट से जाएगा, किसी भी एक्सिस से जाएगा, तो ये डॉग जो है उसको सर्च कर सकते हैं। असल में करीब 70 साल बाद भारत में चीतों की वापसी हुई है और सरकार उनकी सुरक्षा में किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। इसीलिए चीतों की सुरक्षा के लिए कुत्तों को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि उनकी तैनाती के बाद कोई भी तस्कर शिकार करने के मकसद से चीतों के आसपास न भटक पाए। उधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में इंजीनियरिंग की छात्रों को धरने से उठाने में पुलिस के पसीने छूट गए। छात्रों का आरोप है कि उनका इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है और पिछले 3 साल से वहां कोई परीक्षा नहीं हुई, जिसके विरोध में छात्र पिछले कुछ दिनों से धरने पर बैठे थे। लेकिन हंगामा तब खड़ा हो गया जब पुलिस ने उन्हें हटाने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इससे पहले धरने पर बैठे छात्रों को पुलिस के जवान जबरन हटाने की कोशिश करते दिखे।
लेकिन छात्रों ने भी पुलिस के आगे घुटने नहीं टेके। तमाम कोशिशों के बाद जब छात्र नहीं हटे तो पुलिस ने उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। सड़क पर धरने पर बैठे छात्रों पर पानी की तेज बौछारें शुरू की गईं, लेकिन छात्र वहां से टस से मस नहीं हुए। इस दौरान एक छात्र घायल भी हो गया, जिसे फौरन इलाज के लिए ले जाया गया। बताया गया कि सड़क पर काफी देर तक छात्रों का हंगामा चलता रहा। इस दौरान कई छात्र पुलिस से बहस करते रहे। हालांकि बाद में कड़ी मशक्कत के बाद सारे छात्रों को वहां से हटा दिया गया। इधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी फिर आमने सामने आ गए। दिल्ली बीजेपी के कुछ नेताओं ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और सीएम केजरीवाल पर एनडीएमसी की बैठक बीच में ही छोड़कर जाने का आरोप लगाया। आपने अपनी बात सुनने की हिम्मत नहीं है क्या अरविंद केजरीवाल जी? इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जनता के सवालों से भागने का आरोप लगा दिया कि आप सिर्फ जनता के सामने प्रचार और प्रचार उसी में मस्त रहते हैं। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी के लगाए आरोपों पर पलटवार करने में भी देर नहीं लगाई। केंद्र सरकार के स्कूलों में पैसे के लिए आप मुख्यमंत्री से पूछ रहे हैं। उधर दिल्ली के पास गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में जोरदार विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और उसकी वजह थी बीच सड़क पर हुई मारपीट। वीडियो में एक लोहे के गेट के सामने कुछ सिक्योरिटी गार्ड दो लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इनमें कुछ के हाथों में डंडे भी थे, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोगों ने उन्हें गेट के बाहर खींच लिया। इस दौरान उनमें एक आदमी की शर्ट पूरी तरह फट गई, जिसे देखते ही वो गुस्से से तमतमा गया और पास खड़े एक आदमी से चमड़े की बेल्ट लेकर सुरक्षा कर्मियों की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद मतलब $1 बिलियन यानी 88,000 करोड़ रुपए के और हथियार देने वाला है। पिछले महीने अमेरिका ने यह ऐलान किया था कि वो 8,000 करोड़ रुपए के गोला बारूद और हथियार यूक्रेन को देने वाला है। यानी अमेरिकी हथियार लगातार यूक्रेन पहुंच रहे हैं और रूस की सेना के लिए चुनौती बन रहे हैं। अमेरिका ने 24 फरवरी यानी यूक्रेन जंग के पहले ही दिन बोल दिया था कि उसकी सेना यूक्रेन में जंग नहीं लड़ेगी, लेकिन उसने बाहर से यूक्रेन को मदद देना जारी रखा। और अमेरिकी मिसाइलों और तोपों ने यूक्रेन जंग में अमेरिकी सैनिकों की कमी पूरी कर दी। अमेरिका इस बार जो हथियार यूक्रेन को देगा उनमें हाइमार्स मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। हाइमार्स एक भारी भरकम ट्रक पर फिट चलता फिरता मिसाइल लॉन्चर है। ये बिना रुके एक के बाद एक 6 गाइडेड मिसाइलें दाग सकता है, जो जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं और सीधे अपने टारगेट पर गिरती हैं। इसके अलावा यूक्रेन को गोला बारूद और एंटी ड्रोन सिस्टम भी मिलने वाले हैं। यानी एक बार फिर अमेरिका यूक्रेन के हाथ में ऐसे हथियार देने वाला है जो रूस के दांत खट्टे करने का दम रखते हैं। उधर खबर है कि भारत बहुत जल्द आर्मेनिया को 2000 करोड़ रुपए के हथियार एक्सपोर्ट करेगा। हथियारों का एक्सपोर्ट करने के मामले में ये भारत की बड़ी छलांग मानी जा रही है, जिसमें सबसे खास है भारत का पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। पूरी तरह से स्वदेशी पिनाका का पहली बार एक्सपोर्ट किया जाएगा। पिनाका भारत में बना ऐसा रॉकेट सिस्टम है जो किसी भी जंग का रुख पलट सकता है। रफ्तार के अलावा सटीक निशाना इसकी बड़ी खासियत है। आर्मेनिया के लिए पिनाका गेम चेंजर साबित हो सकता है। अजरबैजान के खिलाफ जंग में आर्मेनिया को ऐसे ही हथियारों की जरूरत है। अजरबैजान मोटे तौर पर तुर्की और पाकिस्तान से मिले हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तुर्की का वही बारकताश ड्रोन जिसे उसने भारत को देने से इनकार कर दिया था, वही बारकताश ड्रोन अजरबैजान इस्तेमाल कर रहा है। ऊपर से दावा तो यह है कि केवल हथियार ही नहीं, कई लड़ाके भी पाकिस्तान के हैं जो अजरबैजान के लिए लड़ रहे हैं। मतलब ये कि अजरबैजान के पीछे तुर्की और पाकिस्तान खड़े हैं जो हथियारों से उसकी मदद कर रहे हैं, जबकि कुछ इसी तरह अब आर्मेनिया के पीछे भारत खड़ा होगा और भारत के हथियारों से अजरबैजान पर वार होगा। या यूं भी कहा जा सकता है कि जंग का मैदान कोई भी हो, एक तरफ तुर्की और पाकिस्तान होंगे तो सामने सीना तानकर हिंदुस्तान खड़ा होगा। भारत आर्मेनिया को कुल 6 पिनाका रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम देगा। इसके अलावा एंटी टैंक रॉकेट और गोला बारूद भी आर्मेनिया को भारत देने वाला है। कुल मिलाकर यह ऑर्डर करीब 2000 करोड़ का होगा। भारत के लिए ये एक बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत का लक्ष्य है कि 2025 तक हथियारों का एक्सपोर्ट 35,000 करोड़ तक पहुंचाया जाए। पिछले साल रक्षा से जुड़े उपकरणों के निर्यात का आंकड़ा 13,000 करोड़ का रहा था। मतलब ये कि हथियारों के एक्सपोर्ट के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूक्रेन में अपने और 3 लाख सैनिक उतारने के फरमान के बाद अमेरिका ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियां पुतिन के पीछे लगा दी हैं। अमेरिका को डर है कि अब पुतिन कुछ भी कर सकते हैं, वो वाकई परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। इसलिए अमेरिका पुतिन की हर चाल पर नजर गड़ाए बैठा है ताकि वक्त रहते रूस के परमाणु हमला करने की भनक लग सके और उससे निपटने की तैयारी पहले से ही की जा सके।
बताया गया कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के चीफ यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर रूस की सेना पर नजर रखने के लिए कमर्शियल सैटेलाइटों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि अगर रूस परमाणु बम दागने की तैयारी करे तो अमेरिका को तुरंत पता चल जाए। इतना ही नहीं, पोलैंड और लिथुआनिया के बीच बसा रूस का कलिनिनग्राद प्रांत भी रडार पर है। वहां होने वाली एक एक हलचल को बारीकी से देखा जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि कलिनिनग्राद हाइपरसोनिक मिसाइलों और दोहरे इस्तेमाल वाले हथियारों का गोदाम है। हाल के सालों में रूस ने कलिनिनग्राद में अपनी मिसाइल स्टोरेज साइट काफी अपग्रेड की है, जिससे पश्चिमी देशों को आशंका है कि वहां रूस के परमाणु हथियारों का जखीरा है। असल में इस महीने यूक्रेन की सेना के सिर उठाने के बाद रूस को वहां तगड़ा झटका लगा है और ऐसा लग रहा है कि पुतिन बुरी तरह झल्ला गए। और पुतिन के मोबिलाइजेशन ऑर्डर के पीछे भी उनकी बौखलाहट को ही वजह माना जा रहा है। पिछले हफ्ते ही पुतिन ने एक बार फिर ब्रिटेन और बाकी पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की धमकी दी थी। वैसे यूक्रेन पर हमला करने से पहले भी पुतिन ने अपनी परमाणु ताकत का दम भरा था और जंग छिड़ने के बाद से वो रह रहकर अपने परमाणु हथियारों का जिक्र छेड़ रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ऐसे में कहीं इस बार पश्चिमी देश पुतिन की चेतावनी को गीदड़ भभकी न समझ लें, इसलिए पुतिन ने इस बार धमकी देने के साथ ये भी कह दिया कि ये कोई झांसा नहीं है। और ये हाल तब है जब अमेरिका पुतिन को परमाणु हमला करने पर खतरनाक अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे चुका है। और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जेक सलिवन साफ साफ कह चुके हैं कि रूस के परमाणु हमले का जवाब अमेरिका भी देगा। अमेरिकी सांसद लिंची ग्राहम ने भी चेतावनी दी कि अगर रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमला किया तो वो नेटो पर भी हमला होगा। इतना ही नहीं, मॉस्को में अमेरिकी दूतावास ने रूस में रह रहे अमेरिकियों को वहां से तुरंत निकलने की एडवाइजरी भी जारी कर दी। उधर पुतिन के यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराने पर यूरोप और अमेरिका भड़क गए। उन्होंने दो टूक बोल दिया कि पुतिन ने जो जनमत संग्रह करवाया वो नकली है और उसे नहीं माना जाएगा। रूस का प्लान है कि वो 2014 की तरह जनमत संग्रह करवाकर यूक्रेन के 15% हिस्से पर कब्जा कर ले। मतलब 7 महीने से ज्यादा समय से यूक्रेन में जंग लड़ रहे रूस का नया प्लान रेडी है। 30 सितंबर को पुतिन औपचारिक ऐलान करके खेरसोन, डोनेस्क, लुहांस और जापोरिजिया पर कब्जा भी करने वाले हैं, क्योंकि रूस के अधिकारियों का दावा है कि इन इलाकों के ज्यादातर लोग रूस का हिस्सा बनना चाहते हैं। मतलब बिना जंग जीते ही रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से को हथियाने की तैयारी में है। लेकिन ये बात ना अमेरिका को कबूल है और ना यूरोप को, क्योंकि जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुतिन यूक्रेन में क्राइमिया की कहानी दोहराने के मूड में है, उन्होंने रूस के जनमत संग्रह पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और बाइडेन की ओर से एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने दो टूक बोल दिया कि रूस का जनमत संग्रह नकली है और अमेरिका यूक्रेन के किसी भी क्षेत्र को रूस का नहीं मानेगा। यही नहीं, बाइडेन ने भी इस बात के संकेत दिए कि वो रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं, जिसके बारे में वो अपने सहयोगी देशों से बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि रूस का ये नया पैंतरा अमेरिका पर नहीं चलने वाला, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर आज तक को पछाड़ न्यूज़ 18 इंडिया बना भारत का नंबर 1 न्यूज चैनल। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। दिल्ली के पास गाजियाबाद से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक हाउसिंग सोसाइटी में जोरदार विवाद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और उसकी वजह थी बीच सड़क पर हुई मारपीट। वीडियो में एक लोहे के गेट के सामने कुछ सिक्योरिटी गार्ड 2 लोगों को बुरी तरह पीटते नजर आए। इनमें कुछ के हाथों में डंडे भी थे, जिसके बाद उन्हें बचाने के लिए आसपास के लोगों ने उन्हें गेट के बाहर खींच लिया। इस दौरान उनमें एक आदमी की शर्ट पूरी तरह फट गई, जिसे देखते ही वो गुस्से से तमतमा गया और पास खड़े एक आदमी से चमड़े की बेल्ट लेकर सुरक्षा कर्मियों की तरफ दौड़ पड़ा। इसके बाद तो उसने लोहे के गेट के दूसरी तरफ खड़े लोगों पर उछलकर कई वार किए। आरोप है कि दोनों लड़के जबरन बिल्डिंग में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें रोकने पर हंगामा हो गया। कुछ विवाद चल रहा है सिक्योरिटी को अदला बदली को लेकर के। इसके संबंध में कुछ वीडियो हैं जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही हैं। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। इस बीच भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को कड़ा संदेश दिया। लद्दाख में एलएसी पर बने तनाव पर चीन ने 2 दिन पहले एक बयान दिया था। चीन की तरफ से कहा गया था कि एलएसी पर हालात सामान्य हो रहे हैं और दोनों मुल्कों के बीच 2020 वाले गलवान हिंसा जैसे हालात नहीं है। चीन की तरफ से बयान आया था कि भारत और चीन अब उस दौर से आगे निकल गए हैं। चीन की तरफ से आए इस बयान को भारत के साथ हालात सामान्य करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था। कोर कमांडर स्तर की आखिरी बातचीत में भी दोनों देशों ने कुछ जगहों से सेनाओं को पीछे हटाने का फैसला लिया था। लेकिन अब भी पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव कम होने की खबर नहीं है, बल्कि खबरें तो यहां तक आती रही हैं कि भारतीय सेना एलएसी के पास अपने जंगी जहाजों का लगातार अभ्यास करवा रही है, ताकि किसी भी तरह के हालात से निपटा जा सके। लेकिन एस जयशंकर से जब चीन के बयान पर जवाब मांगा गया तो हालात बिल्कुल साफ हो गए।
उन्होंने साफ कहा कि भारत चीन के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है, लेकिन बराबरी की शर्त पर। We continue to strive for a relationship with China, but one that is built on mutual sensitivity, mutual respect and mutual interest. मतलब ये कि अगर चीन ने कोई चाल चली तो भारत जवाब देने के लिए तैयार है, और अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दोस्ती निभाने से भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मौजूदा हालात और विदेश मंत्री का जवाब दोस्ती के माहौल जैसा नहीं लगता। अबॉर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया और अविवाहित महिलाओं को भी अबॉर्शन कराने का अधिकार दिया। सुप्रीम कोर्ट के अबॉर्शन पर इतने बड़े फैसले की आपको पूरी कहानी बताते हैं। क्या है सुप्रीम कोर्ट का अबॉर्शन का फैसला? देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ बोल दिया है कि महिला शादीशुदा हो या नहीं, उसे सुरक्षित और कानूनी तरीके से अबॉर्शन कराने का अधिकार है। कौन है जिसकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला सुनाया? 25 साल की एक अविवाहित महिला ने सुप्रीम कोर्ट से प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के बाद अबॉर्शन की इजाजत मांगी थी, क्योंकि उसके पार्टनर ने उससे शादी करने से मना कर दिया। क्यों सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन पर यह फैसला? महिला को दिल्ली हाई कोर्ट से अबॉर्शन की इजाजत नहीं मिली थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कब बना था अबॉर्शन का नया कानून? 2021 में एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट में संशोधन हुआ था, जिसके बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी के 20 से 24 हफ्तों के बीच अबॉर्शन का अधिकार मिला था। कैसे होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महिलाओं का फायदा? इस फैसले ने विवाहित और अविवाहित महिलाओं को बराबरी का हक दिया और उन्हें 20 हफ्ते बाद भी अबॉर्शन का अधिकार मिल गया। कहां पर छीना गया अबॉर्शन का अधिकार? अमेरिका में हाल ही में महिलाओं से अबॉर्शन का कानूनी अधिकार छीन लिया गया है, जबकि भारत में महिलाओं को यह चुनने का हक है कि वो अबॉर्शन कराना चाहती हैं या नहीं। इधर जम्मू में पैंथर्स पार्टी को झटका लगा। जम्मू में पैंथर्स पार्टी के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले वो आम आदमी पार्टी में भी रह चुके हैं। मैं अपने आप को आज सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं कि मैं दुनिया और देश के सबसे बड़े संगठन का एक मेंबर बना हूं। मध्य प्रदेश के भोपाल में एक रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से लोग दहशत में आ गए। खबर मिलते ही वन विभाग की टीम ने बाघ को पकड़ने के लिए वहां डेरा डाल दिया। मुंबई के पास भिवंडी में एक बाइक पर आए 3 चोर कार में रखी लाखों की नकदी चुराकर फरार हो गए। उधर यूरोप के डिफेंस अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन इतने उतावले हो गए हैं कि उन्होंने अपने पश्चिमी बॉर्डर पर तैनात सैनिकों को भी यूक्रेन में उतार दिया, ताकि यूक्रेन की सेना से मिल रहे जोर के झटकों को झेला जा सके, उनका जवाब दिया जा सके। खबर है कि रूस के जो 30,000 सैनिक एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया जैसे बाल्टिक देशों और दक्षिणी फिनलैंड की सीमा पर तैनात होते थे, उनमें 80% सैनिकों को यूक्रेन में डायवर्ट कर दिया गया है। जबकि इससे पहले तक रूस नेटो के इस इलाके को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा मानता था। यहीं पर रूस की सेना की सबसे तगड़ी तैनाती हुआ करती थी, लेकिन लग रहा है कि बदले हालात में आज यूक्रेन ही पुतिन की नाक का सवाल बन गया है। दावा यह भी है कि रूस वहां से अपने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और मिसाइलें भी यूक्रेन की तरफ मूव कर रहा है। मतलब पुतिन अब यूक्रेन में आर या पार करने के मूड में है। पिछले हफ्ते ही पुतिन यूक्रेन का युद्ध जीतने के लिए अपनी सेना को मोबिलाइजेशन का आदेश भी दे चुके हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस का यह पहला पब्लिक मोबिलाइजेशन है। इसका मतलब यह है कि रूस की सेना के रिजर्व में मौजूद 3 लाख सैनिक यूक्रेन की लड़ाई में उतारे जा सकते हैं। इस बीच ग्रीस के बाद तुर्की की अपनी मिलिट्री अलायंस नेटो के एक और सदस्य जर्मनी से ठन गई। जर्मनी के नेता के एक बयान पर विवाद छिड़ गया। अफ्रीका और एशिया के लाखों शरणार्थियों को तुर्की से होते हुए यूरोप पहुंचना पड़ता है। तुर्की उन शरणार्थियों को कई बार हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इसी बात पर जर्मनी की संसद के वाइस प्रेसिडेंट ने तुर्की के राष्ट्रपति को सीवर का चूहा कह दिया और उसने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तायिप एर्दोआन की बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की और तुर्की में जर्मनी के राजदूत को तलब कर लिया। असल में जर्मनी की संसद के डिप्टी स्पीकर ने चुनाव अभियान के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति को सीवर का छोटा चूहा कह दिया था। उन्होंने कहा था कि जर्मनी को शरणार्थियों की नई बाढ़ के लिए अपनी बाहें नहीं खोलनी चाहिए, जो कि एर्दोआन सीवर के चूहे की वजह से आ सकती है। तुर्की में राष्ट्रपति का अपमान एक अपराध है। ऐसे में जर्मनी के नेता के बयान पर वहां बवाल मच गया। तुर्की ने बयान को अभद्र बताया और उसका विरोध किया। हालांकि तुर्की के आग बबूला होने पर भी जर्मनी के नेता ने माफी नहीं मांगी। उल्टा उन्होंने अपने बयान का बचाव किया और कहा कि सीवर का चूहा छोटा, क्यूट और चालाक होता है। इधर खबर है कि राजस्थान में कांग्रेस का संकट और गहरा सकता है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की।
इसके बाद उन्होंने बताया कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर जल्द फैसला लिया जाएगा। हाईकमान की नाराजगी की खबरों के बीच अशोक गहलोत ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि इस दौरान गहलोत ने राजस्थान में हुए सियासी हंगामे पर सोनिया गांधी से माफी मांगी। सूत्रों के हवाले से खबर तो ये भी है कि उन्होंने राजस्थान के सीएम पद से इस्तीफा देने की भी पेशकश कर दी। इस बीच अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया, जबकि उन्हें इस रेस में सबसे आगे माना जा रहा था। अब मैं इस माहौल के अंदर चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये मेरा फैसला। उधर हरियाणा के भिवानी में प्रशासन ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे मिंटू मंडोसिया के अवैध मकान को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। लॉरेंस गैंग के इस गुर्गे पर 20 से ज्यादा केस दर्ज है और वो इस वक्त सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड केस में तिहाड़ जेल में बंद है, जिसके मकान को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर मिट्टी में मिला दिया। प्रशासन की इस कार्रवाई का जो वीडियो सामने आया, उसमें खुदाई करने वाली 3 मशीनें उसके मकान के अलग अलग हिस्सों को तोड़ती दिखी। पुलिस के मुताबिक ये जमीन पंचायत विभाग की है, जिस पर लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे मिंटू मंडोसिया ने न सिर्फ कई सालों से कब्जा कर रखा था, बल्कि उसने वहां मकान भी बना लिया था। इसमें 10 फुट की दीवार बना के और ऊपर वायरिंग करके इसने कब्जा कर रखा था। बताया गया कि उसे कई बार जमीन से कब्जा हटाने का नोटिस दिया गया था, लेकिन जब वो नहीं माना तो पंचायत विभाग ने प्रशासन से इसकी शिकायत की और फिर खुदाई करने वाली मशीनों की मदद से उसके मकान को ढहा दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान वहां भारी संख्या में पुलिस के जवान भी तैनात रहे ताकि हालात बिगड़ने पर उन्हें संभाला जा सके। आरोप था कि यह मकान बदमाशों का ठिकाना था, जिसमें जाने का सिर्फ एक रास्ता था और भागने के लिए कई रास्ते बने हुए थे। इस बीच पंजाब में भीषण गैंग वॉर छिड़ने की आशंका के बाद पुलिस ने लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग के बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। इस बार पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के भाई के कातिल को गिरफ्तार करने का दावा किया, जिसे पंजाब में लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच गैंग वॉर की सबसे बड़ी वजह बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि बम्बिहा गैंग के इस खास गुर्गे नीरज चस्का ने ही पिछले साल अक्टूबर में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के भाई गुरलाल बराड़ की हत्या की थी। कहा जाता है कि इस हत्या के बाद लॉरेंस गैंग और बम्बिहा गैंग के बीच वर्चस्व की जंग छिड़ गई थी। इसीलिए अपने इस गुर्गे की गिरफ्तारी से बम्बिहा गैंग तिलमिला उठा और उसने पंजाब पुलिस को नीरज चस्का का एनकाउंटर न करने की धमकी दे दी। बम्बिहा गैंग ने यह धमकी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी, जिसमें कहा गया कि उसके भाई नीरज चस्का का एनकाउंटर किया गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इसके साथ ही बम्बिहा गैंग ने लॉरेंस गैंग को भी निशाने पर लेते हुए उन्हें इस गिरफ्तारी पर ज्यादा खुश नहीं होने की नसीहत दे डाली और साफ कर दिया कि गैंगस्टर नीरज चस्का की गिरफ्तारी के बाद उसे सौंपे गए काम को बम्बिहा गैंग पूरा करके रहेगा। असल में कहा जाता है कि गोल्डी बराड़ को शक था कि उसके भाई के हत्यारों को सिद्धू मूसेवाला ने ही पनाह दी थी, जिसके बाद बम्बिहा गैंग के साथ ही मूसेवाला भी गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में आ गया। माना जाता है कि अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए कनाडा से ही गोल्डी बराड़ ने ऐसी साजिश रची कि 29 मई को मानसा में ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर मूसेवाला की हत्या कर दी गई। इस साजिश में उसे लॉरेंस बिश्नोई का भी साथ मिला। इसके साथ ही गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया का भी नाम इस हत्याकांड में आया और कहा जाता है कि मूसेवाला की हत्या के बाद से ही गोल्डी बराड़ और उसके साथी बम्बिहा गैंग के निशाने पर हैं और बम्बिहा गैंग इस हत्याकांड से जुड़े एक आदमी से बदला लेने की तैयारी कर चुका है। इसीलिए वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लगातार मूसेवाला की हत्या की साजिश रचने वाले सभी लोगों को खुली धमकी दे रहा है। बम्बिहा गैंग विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त गोल्डी बराड़ को भी पंजाब आने का चैलेंज दे चुका है, जिसके बाद पंजाब में गैंग वॉर छिड़ने की आशंका जताई जा रही है। करीब 1 महीने पहले ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया था कि पेशी के दौरान लॉरेंस बिश्नोई और जग्गू भगवानपुरिया पर हमला हो सकता है। यही नहीं, आशंका तो ये भी जताई गई थी कि बम्बिहा गैंग जेल में भी इन दोनों की हत्या करवा सकता है। कहा जाता है कि इसके बाद पंजाब पुलिस ने दोनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी थी, क्योंकि पंजाब पुलिस ये अच्छी तरह जानती है कि लॉरेंस या जग्गू भगवानपुरिया दोनों में किसी पर भी हमला हुआ तो बड़ी गैंग वॉर छिड़ जाएगी। इसीलिए वो किसी तरह का जोखिम नहीं उठाना चाहती और उसने इन दोनों गैंग से जुड़े बदमाशों की धरपकड़ का अभियान तेज कर दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग को मात देने के लिए बम्बिहा गैंग अपने गुर्गों की संख्या बढ़ाने में जुट चुका है, जिसके लिए पिछले दिनों उसने बाकायदा सोशल मीडिया पर एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया था और अपने गैंग के साथ जुड़ने के लिए बदमाशों से उस नंबर पर मैसेज करने को कहा था। माना जा रहा है कि इससे बम्बिहा गैंग की ताकत और बढ़ जाएगी, जो पंजाब पुलिस के लिए किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं होगा, क्योंकि मूसेवाला हत्याकांड के बाद पुलिस लॉरेंस गैंग के गुर्गों से ही निपटने में जुटी है और ऐसे में बम्बिहा गैंग ने बदमाशों की भर्ती के बाद गैंग वॉर छेड़ दी तो फिर पंजाब पुलिस की परेशानी बढ़ सकती है। ब्रेकिंग न्यूज है पीएफआई पर सरकार के एक्शन पर। दिल्ली में पीएफआई के 3 ठिकानों को सील किया गया है।
केंद्र सरकार के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने पीएफआई के इन तीनों ठिकानों पर कार्रवाई की है। इससे पहले सरकार पीएफआई और उसके सारे सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा चुकी है। जिन 3 प्रॉपर्टी पर दिल्ली में कार्रवाई हुई है वो इन्हीं संगठनों से जुड़ी बताई जा रही है। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? देखिए, जो 3 प्रॉपर्टी जो सील हुई हैं उनमें 6 प्रॉक्सी संगठन जो पीएफआई के थे उनकी गतिविधियां चलती थी और पुलिस के मुताबिक अब चूंकि बैन लग गया है इस संगठन पर, जो लिहाजा यहाँ पर कोई भी गतिविधियां नहीं हो सकती, इसलिए इनको बैन किया गया। आने वाले दिनों में न केवल दिल्ली में बल्कि देश भर में इसी तरीके से पीएफआई और उसके संगठनों से जुड़ी प्रॉपर्टी का सील होने का और उन पर अंकुश लगाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जी, शुक्रिया अमित आपका। इधर बीजेपी नेता नरेंद्र मेहता को बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। बॉम्बे हाईकोर्ट से बीजेपी के पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मीरा रोड इलाके में उनके क्लब में बने अवैध निर्माण को 2 महीने के अंदर तोड़ने का आदेश दे दिया। यूपी के लखीमपुर में बीच सड़क पर अचानक एक मगरमच्छ आ गया, जिसके बाद वहां से गुजरने वाले लोगों को अपना रास्ता बदलना पड़ा। बिहार के बेगूसराय में पुलिस ने एक कंटेनर से बड़ी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की। साथ ही इस मामले में एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस बीच भारत के खिलाफ चीन और पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश की जानकारी सामने आई। पता चला है कि चीन लगातार पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करने में लगा है ताकि भारत की नौसेना को हर वक्त दबाव में रखा जा सके। पता चला है कि चीन इस बार बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में ही नहीं बल्कि अरब सागर में भी गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में लगा है। इसके लिए उसने एक नई नीति पर काम शुरू किया है। इस बार चीन की कोशिश सीधा मैदान में अपने जंगी जहाजों को उतारने की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाने की है। वो पाकिस्तान की नौसेना को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है। इसके लिए चीन की सरकार पिछले कई साल से जाल बुनने में लगी है। धीरे धीरे वो पाकिस्तान की फौज को पूरी तरह काबू में करना चाहती है। सैनिकों से लेकर नावों तक और जहाजों से लेकर पनडुब्बी तक चीन की कोशिश है कि पाकिस्तान की हर जरूरत पूरी की जाए ताकि वो पाकिस्तान को अपने एहसान तले पूरी तरह दबाने में कामयाब हो जाए। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की नौसेना का समुद्र में अचानक पहले से ज्यादा सक्रिय होना चीन के गेम प्लान का हिस्सा हो सकता है ताकि वो भारत के 3 ओर समुद्र में एक घेरा बना पाए। और इसीलिए माना जा रहा है कि चीन की कोशिश भारत के तीनों ओर समुद्र में एक जाल बुनने की है। ऐसा जाल कि भारत के समुद्र तटों की पूरी निगरानी की जा सके, भारतीय नौसेना के हर कदम का पता लगाया जा सके। पिछले दिनों श्रीलंका के तट पर पहुंचने वाला चीन का जहाज भी उसके इसी प्लान का हिस्सा माना जा रहा है। लेकिन अब तो दावा यह है कि चीन ने अपने कई सिविल शिप यानी ऐसे जहाज जिनका इस्तेमाल ढुलाई के लिए किया जाता है उन्हें पाकिस्तान के इलाके में भेजा है। दावा ये किया जा रहा है कि चीन अपनी नौसेना के लिए ऐसे जहाज बनाने में माहिर है जो दिखने में बिल्कुल किसी सिविल शिप के जैसे हों, देखकर कोई शक भी न कर पाए कि इसमें किसी मुल्क की नौसेना हो सकती है। इसीलिए शक यह है कि चीन की ये कोशिश समुद्र में जासूसी का जाल फैलाने की है। हालांकि पाकिस्तानी नौसेना की मदद करना चीन के लिए कोई नई बात नहीं है। चीन ने वादा किया है कि 2028 तक पाकिस्तान की नौसेना को वो 8 सबमरीन देगा। इनमें 4 सबमरीन चीन में बनेंगी जबकि 4 पाकिस्तान में ही बनेंगी। इनमें कुछ सबमरीन तो पाकिस्तान को मिलने की भी खबर है। उधर खबर है कि अगर यूरोप में ऊर्जा संकट बढ़ा तो वहां मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे क्योंकि उन्हें चार्ज करने के लिए वहां बिजली ही नहीं होगी। इसकी सबसे बड़ी वजह है रूस की ओर से यूरोप को की जाने वाली गैस सप्लाई का रुकना, जो यूरोप को केवल अंधेरे में नहीं डुबोएगी बल्कि वहां की टेलीकॉम इंडस्ट्री का भी भट्टा बैठा देगी। यानी पुतिन का यूरोप को गैस सप्लाई बंद करना यूरोप के लिए एक ऐसी मुसीबत बन गया है जिससे वो निकल ही नहीं पा रहा। सर्दियां नजदीक आने पर तो टेंशन और बढ़ने वाली है क्योंकि खबर है कि यूरोप के ज्यादातर देशों के पास पावर कट से निपटने के लिए दूसरा कोई बैकअप ही नहीं है। और इसीलिए यूरोप की 4 बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने दावा किया कि बिजली संकट दूर नहीं हुआ तो यूरोप में मोबाइल फोन बंद हो जाएंगे। यानी यूरोप अंधेरे में डूबने के साथ साथ कम्युनिकेशन सिस्टम से भी हाथ धो बैठेगा क्योंकि इस बात के दूर दूर तक कोई आसार नहीं है कि रूस यूरोप को गैस की सप्लाई दोबारा शुरू करे। कम से कम यूक्रेन जंग का कोई नतीजा निकलने तक तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऊर्जा संकट से जूझने के बावजूद यूरोप के देश यूक्रेन के साथ हैं और रूस पर बैन लगाए जा रहे हैं जिसने पुतिन को मजबूर कर दिया कि वो अपने देश की गैस को हथियार की तरह इस्तेमाल करें। वैसे फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी जैसे देशों की टेलीकॉम कंपनियां मुसीबत का हल ढूंढ रही हैं और मोबाइल को मॉडिफाई करने में जुटी हैं ताकि वो कम बिजली में भी काम कर सकें। लेकिन फ्रांस की एक टेलीकॉम कंपनी का मानना है कि ये काम इतना आसान नहीं होगा क्योंकि फिलहाल केवल 2 घंटे के पावर बैकअप की सुविधा ही दी जा सकती है। यानी चुनौती बड़ी है और समय कम, सर्दियां सर पर हैं और रूस को मनाना मुश्किल है। या यूं कहें कि यूरोप के ऊर्जा संकट का हल निकालना करीब करीब नामुमकिन लग रहा क्योंकि अमेरिका जैसे देश यूरोप को हथियार तो दे सकते हैं लेकिन गैस नहीं। इधर महाराष्ट्र के पुणे में एक तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से एक ऑटो सवार की मौत हो गई।
हुआ कुछ यूं कि ट्रक की टक्कर एक स्कूटर से हुई जो एक पेड़ से टकराया और वो पेड़ वहां खड़े एक ऑटो पर जा गिरा, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखा कि एक तेज रफ्तार ट्रक सीधा पेड़ से जा टकराया और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पेड़ सीधा उखड़कर आगे खड़े ऑटो पर गिर गया। इस हादसे में ऑटो की छत से लेकर उसके शीशे तक टूट गए और उस ऑटो के ड्राइवर की मौत हो गई। बताया गया कि इस हादसे में 3 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें वहां मौजूद लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। साथ ही पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। इस बीच महाराष्ट्र के सोलापुर में बारिश से हालात बिगड़ गए। महाराष्ट्र के सोलापुर में हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। ऐसे में वहां सड़क पार करने के दौरान कुछ लोग सैलाब में फंस गए, जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया। दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके में मामूली विवाद में एक आदमी की चाकू मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। बताया गया कि हत्या में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं। नवी मुंबई में पैसों के लेन देन के लिए हुए झगड़े में कुछ लोगों पर एक आदमी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा। उधर झारखंड के धनबाद में अवैध कब्जा हटाए जाने के विरोध में कई दुकानदार सड़कों पर उतर आए। आरोप है कि इन दुकानदारों ने फुटपाथ पर अवैध तरीके से दुकानें खोली हुई थी, जिन्हें हटाने के लिए जब धनबाद नगर निगम की टीम वहां पहुंची तो सभी दुकानदार इकट्ठा हो गए। उन्होंने इस कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। फुटपाथ से दुकानों को हटाने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक मशीन को भी बुलाया गया था, जिसे घेरकर गुस्साए दुकानदार खड़े हो गए। काफी देर तक वहां हंगामा चलता रहा और वो उसके सामने से हटने को तैयार नहीं हुए। ऐसे में पुलिस वालों को उन पर सख्ती दिखानी पड़ी। नगर निगम की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने चेतावनी दी कि वो इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री से जाकर मिलेंगे। बवाल के बीच धनबाद नगर निगम की कार्रवाई जारी रही। इस दौरान तमाम पुलिस वालों और अधिकारियों की मौजूदगी में फुटपाथ से कई दुकानों को हटा दिया गया। इधर खबर है कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही बेहद ताकतवर फाइटर जेट रफाल की तैनाती हो सकती है और ऐसा हुआ तो पाकिस्तान की टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि सूत्रों का दावा है कि राफाल लड़ाकू विमानों को श्रीनगर एयरबेस पर तैनात किया जा सकता है। असल में वहां पहले से तैनात MiG-21 की एक स्क्वाड्रन आने वाले दिनों में रिटायर हो रही है, जिसकी जगह मोर्चा संभालने के लिए रफाल की एक स्क्वाड्रन को वहां भेजा जा सकता है। हालांकि भारतीय वायुसेना की ओर से फिलहाल इनकी तैनाती की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इनकी तैनाती की खबरों ने ही पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। और अगर रफाल की श्रीनगर में तैनाती हो गई तो सेना के लिए पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंह तोड़ जवाब देना आसान हो जाएगा, क्योंकि रफाल अपने वजन से दुगने वजन के हथियार लेकर उड़ सकता है और रफाल की ताकत को बढ़ाती है मीटियोर मिसाइल, जो हवा से हवा में मार करती है और 150 किलोमीटर दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमान को निशाना बना सकती है। इसके अलावा इसमें हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइल और परमाणु हथियार भी लोड हो सकते हैं। और ऊंचाई वाले इलाकों में तो रफाल ज्यादा ताकतवर हो जाता है, वहां उसकी रफ्तार 2200 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह कि रफाल 24,000 किलोग्राम से ज्यादा वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है, जबकि इसका खुद का वजन करीब 10,000 किलो है। इस बीच बिहार के पटना में अवैध खनन को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई, जिसमें 4 लोग मारे गए जबकि कई लोग घायल हो गए। जिसकी जानकारी मिलते ही फौरन पुलिस पहुंच गई, लेकिन तब तक दोनों पक्षों के लोग वहां से फरार हो गए। बताया गया कि दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी के बाद मामला बिगड़ा और फिर गोलियां चलने लगी, जिसमें दोनों तरफ के कई लोग मारे गए और बाकी बचे लोगों ने किसी तरह रेत के टीलों के पीछे छिपकर अपनी जान बचाई। वहीं आरोप है कि इस दौरान वहां काम करने वाले मजदूर को भी गोली लगी, जिसकी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। अगला आदमी फायर किया, शरीर में मार दिया, इसको पीछे गोली लगा है। आरोप है कि फायरिंग के बाद बदमाश शवों को नाव में लाद कर ले जाने की फिराक में थे, लेकिन इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते वहां हंगामा मच गया, जिसकी वजह से बदमाश वहां से फरार हो गए। उधर महाराष्ट्र के मालेगांव से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां मोबाइल चुराकर भाग रहे एक मोटरसाइकिल सवार की सड़क किनारे खड़ी एक गाड़ी से टक्कर हो गई। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार की मौके पर ही मौत हो गई, क्योंकि आरोपी की मोटरसाइकिल जैसे ही सड़क किनारे खड़ी उस गाड़ी से टकराई, वो उछलकर सड़क पर जा गिरा। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें दिखा कि आरोपी तेज रफ्तार से मोटरसाइकिल चला रहा था, जो गाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर गिर गया। यह हादसा कितना भीषण था, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस गाड़ी से चोर टकराया उसका पिछला हिस्सा पूरी तरह टूट फूट गया। इधर 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन हो गया। अहमदाबाद में प्रधानमंत्री ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। ये प्रतियोगिता 10 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें कई नामी खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग को जरूरी करने के प्रस्ताव को 1 साल के लिए टाल दिया। अब यह नियम 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा, जिसकी जानकारी सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने ट्वीट कर दी।
मुंबई के पास कल्याण में अचानक एक बस में आग लग गई, जिसके बाद वहां पहुंची दमकल की गाड़ी ने किसी तरह आग को बुझाया। पंजाब के पठानकोट में सिविल अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि एक महिला ने अस्पताल के कॉरिडोर में ही बच्चे को जन्म दे दिया। इस महिला के परिवार ने अस्पताल प्रशासन पर उसे भर्ती नहीं करने का आरोप लगाया, जबकि अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। जो भी उच्च दोषी पाया जाए वो जरूर होती कार्रवाई। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक इमारत में अचानक आग लग गई। आग लगने की वजह से वहां मौजूद एक कोचिंग सेंटर में करीब 15 छात्र फंस गए, जिन्हें बाद में रेस्क्यू किया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें इमारत के अंदर से आग की लपटों के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया, जिसने चंद सेकंड में पूरे इलाके को ढक लिया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ लग गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद फौरन फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, जिसके बाद जवानों ने सबसे पहले इमारत में फंसे छात्रों को बिल्डिंग से बाहर निकालना शुरू किया। जब सभी छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, उसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। लेकिन तब तक आग इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी कि उसे बुझा पाना इतना आसान भी नहीं था। हालांकि कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उधर खबर है कि रूस के साइबेरिया में यूक्रेन से लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके लिए वहां के लोगों को ट्रेनिंग कैंप में जाने से पहले यूनिफॉर्म दी गई, जिनमें सर्दी और गर्मी की दोनों यूनिफॉर्म शामिल थी, जिससे यह अंदाजा लगाया गया कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध काफी लंबा चलने वाला है। रूस की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया उसमें कई सैनिक साइबेरिया के लोगों को यूनिफॉर्म और कार्ड बांटते नजर आए। ये यूनिफॉर्म बांटने का सिलसिला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले लाखों लोगों के रूस छोड़कर पड़ोसी देशों में जाने की खबर सामने आई, और वो इसलिए क्योंकि रूस में जब से पुतिन ने सैनिकों की संख्या बढ़ाने का ऐलान किया, उसके बाद से पूरे देश में हड़कंप मच गया और लोगों को इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उन्हें भी यूक्रेन जंग की आग में न झोंक दिया जाए, जिससे बचने के लिए उन्होंने रूस को छोड़कर दूसरे देशों में ठिकाने तलाशने शुरू कर दिए थे। इधर नवरात्र पर प्रधानमंत्री गुजरात के अहमदाबाद में एक कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं और इसी दौरान वो नवरात्र के एक कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका स्वागत मंत्रों के उच्चारण से हुआ। लोगों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया, जिसके बाद वो सीधा पहुंचे दुर्गा प्रतिमा के सामने, जहां उन्होंने शक्ति उपासना की और नवरात्रि के मौके पर देवी दुर्गा की आरती उतारी। आंधियों के भी पर कतरते हैं, आंधियों के भी पर कतरते हैं, हौसले जब उड़ान भरते हैं। 100 बात की बात कही देवी ने, गैर तो गैर हैं, चलो छोड़ो, हम तो बस दोस्तों से डरते हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात का।